हाँ जी, 6 क्लास की एनसीईआरटी में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 नंबर का। आई थिंक 6 है या 7 है, देखिए ज़रा। 7 नंबर, ठीक है ना। क्या नाम है चैप्टर का? हमारा देश भारत, ठीक है। हमारा देश इंडिया, दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 है ना, सभी को पता होगा। तो भारत की बात कर रहे हैं हम लोग। सभी लोग भारत को जानते हैं। पहली बात, सभी यही के हैं ना, मतलब इंडिया वाले ही, कोई नेपाल नेपाल भूटान वगैरह से तो नहीं है, ठीक। आप लोग इधर के हैं तो इधर के ही बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका ये इसकी जैसे आप लोग की सबकी शक्ल होती है इंडिया की, सबसे सुंदर, ठीक। ये इंडिया है हमारा। इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये गोलार्ध वगैरह की देखेंगे, उसके बाद हम लोग भौगोलिक स्थिति देखेंगे, जितना कि एनसीईआरटी ने बताया सिर्फ उतना ही, ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जिस क्लास की पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से उतना ही करते चलते। ये अपना क्या है भाई, अपना वाला गोला पृथ्वी। और पृथ्वी पे हम देखेंगे सबसे पहले इंडिया की लोकेशन। तो लोकेशन कहाँ होती है इंडिया की, सभी को पता है। ये क्या है, 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर, है ना, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? ये तो सबको रट गई होगी, विषुवत, ठीक है ना। विषुवत के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में हम बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा इंडिया दक्षिणी गोलार्ध में है कि उत्तरी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। एक और लाइन हम खींचते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारी कौन सी है? 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, ठीक है। प्रधान यमोत्तर बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? प्रधान यमोत्तर। लास्ट क्लास में शायद कोई ऐसा एक क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसी टाइम ये बताया था और उसके बाद आपने आंसर नहीं दिया था, इसलिए वो छोड़ दिया था। तो क्या बोलते हैं 0 डिग्री को? प्रधान यमोत्तर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री हो गई, इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं वैसे, ठीक है ना। और दूसरी एक चीज़ और, इसको हम क्या बोलते हैं? तिथि रेखा बोलते हैं या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं। दोनों में से कौन सा बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय जो हम तिथि रेखा बोलते हैं वो 180 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होगी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ठीक। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के इधर अगर जाते हैं, हम पूर्व में जाते हैं, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो ये कौन सा कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। पश्चिमी गोलार्ध। अब उत्तर में गए थे तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में गए थे तो दक्षिणी गोलार्ध, पूर्व में गए हैं तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में गए हैं तो पश्चिमी गोलार्ध। हमें देखना है इंडिया कहाँ पर है। इंडिया कहाँ पर है? तो अब हम देखते हैं इंडिया 0 डिग्री पर तो नहीं है। ये देशांतर के हिसाब से अगर देखें तो हम कितना देशांतर पे स्टार्ट करते हैं? हम 68.4 या 7 68.7 और हम स्टार्ट करते हैं। तो 68 मान लेते हैं हम 68.7, ठीक है, मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। ये कौन सा है? पूर्वी, ठीक है, पूर्वी। अब अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें पूरे इंडिया का, तो 67 से कहाँ तक है? 97, 68 से 97.25 मिनट, इतना ही तो है। तो दैट मीन्स हम मानेंगे कि हमारा जो इंडिया है इसके बीच में ही होगा, पूर्व और पश्चिम इसके बीच में फैला हुआ होगा। अब हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में भी देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में ये कितना है? 0 डिग्री। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो बढ़ता जाता है, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? बढ़ता जाता है। हमारा इंडिया स्टार्ट कहाँ से होता है? 8.4 से 37 पॉइंट कितना? 6, 8.4 से। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये है 8, बहुत ज़्यादा हो गया, चलो कोई, ठीक। 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक है हमारा इंडिया? 37.6, ठीक है। तो अब हमने जो देखा, हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम इंडिया को कहाँ लोकेट कर सकते हैं? ये अपना क्या हो गया? इंडिया हो गया। कंप्लीट हुई बात। अब हम देखते हैं जब भी हम उत्तर की ओर बात करेंगे तो सभी में क्या लगाएंगे? उत्तरी लगाएंगे। यहाँ पर हमारा कंप्लीट नहीं है कि क्या लगाएंगे, यहाँ पे उत्तरी लगाएंगे। जब भी हम देशांतर ये 0 डिग्री से पूर्व में बात करेंगे तो पूर्वी लगाएंगे, और पश्चिम में बात करेंगे तो पश्चिमी लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे 68.7 पूर्वी तो लगाया मैंने, लेकिन यहाँ पे 97.25 पूर्वी नहीं लगाया। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा? हमें पूर्वी लगाना होगा।
अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आप इंडिया का बता सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है अपने गोलार्ध में, अपने पृथ्वी में कहाँ पर है भाई? ग्लोब में बता सकते हैं आप कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी। कहाँ हो गया है? उत्तर पूर्वी। क्योंकि ये क्या था, यहाँ पे 0 डिग्री, इससे उत्तर में जाएंगे तो उत्तर, तो यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिया की जो हमें एग्जिस्टेंस दिख रही है वो कहाँ दिख रही है? उत्तर में दिख रही है। और अगर हम 0 डिग्री से पूर्व की बात करते हैं तो इंडिया की एग्जिस्टेंस जो दिख रही है वो कम्प्लीटली पूर्व में दिख रही है। तो इंडिया कहाँ हो गया? उत्तर पूर्व में। कहाँ हो गया? उत्तर पूर्व में। बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व में हो गया, ये तो आपको क्लियर हो गया। भारत उत्तर पूर्व, ठीक है, गोलार्ध, ठीक, गोलार्ध उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। क्लियर हुई बात? ठीक। उसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया, ये आप लोग ऐसे ही नोट कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है भाई? इधर से बोलना शुरू करो फटाफट। 68.7 क्या करेंगे? 68.7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट लगा दे, पॉइंट बीच में लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए 97 डिग्री कितना भाई? 25 मिनट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ की बात करें हम, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं अभी हम, किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य भूमि की। द्वीपों समेत भी देखेंगे अक्षांशीय विस्तार कितना है। फिलहाल हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, तो मुख्य भूमि से हम कितना लेते हैं? 8.8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे हमें उत्तरी लगाना जरूरी है और यहाँ पे हमें पूर्वी लगाना जरूरी है। बात क्लियर हो पा रही है इतनी? ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। अब द्वीपों समेत अगर हम बात करें इंडिया के द्वीपों समेत अक्षांशीय विस्तार, तो द्वीपों समेत मतलब अंडमान निकोबार इंडिया के मुख्य भूमि से थोड़ा नीचे आता है। अंडमान और निकोबार इंडिया की मुख्य भूमि से थोड़ा नीचे आता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं अंडमान और निकोबार का इंदिरा पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये लास्ट वाली जो लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन इंडिया में अगर ना देखें तो भी मतलब इतनी दूरी दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर एक भी दूरी दिखाई नहीं दे रही है। तो अब हम क्या करेंगे? द्वीपों समेत समझेंगे, तो द्वीपों समेत हमारा कितना है? अंडमान और निकोबार का मान लेते हैं यहाँ तक, और उसके बाद द्वीपों समेत कितना है? 6.6 डिग्री कितना है भाई? 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। द्वीपों समेत अगर हम अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो कितना होता है भाई? ये सब यूपीएससी वाले सब बाहर कितने सारे बाहर क्यों खड़े हैं सब? बाहर कहाँ खड़ी थी? अरे इतना लेट नहीं हुए अभी 1 घंटा लेट हो जाएंगे तो मतलब आधे घंटे के लिए क्या पढ़ेंगे, तो फिर नहीं आना चाहिए फिर तो, है ना। अभी तो 5-10 मिनट तो चलता है सबका, फटाफट बैठो। ठीक है भाई, तो ये आपने देख लिया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। हमने भारत की एक्सिस्टेंस को देखा कि हमारा भारत बसा कहाँ पर है। गोलार्ध की अगर हम बात करें तो कौन सी गोलार्ध में है, सबको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दोबारा बताने से मतलब ये नहीं है कि दोबारा हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को भी दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद हो गया है कि नहीं हो गया है? याद अगर नहीं हुआ है तो अभी देख लो, घर पे जाकर रट्टा नहीं मारना है, कुछ भी रट्टा वाली कोई चीज़ नहीं होती है। अभी देखो यहाँ पे देखो, इधर देखो 8 पॉइंट कितना करना है? 4। इधर वाले को जोड़ करके आपको लास्ट वाले को जोड़ करके 10 लाना होता है। जो छोटा है पहले उसको रखना होता है, 4 को पहले रखेंगे 6 को बाद में रखेंगे। क्या 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 और 6 10 हो जाता है। उसके बाद यहाँ 8 से स्टार्ट करते हैं या 37 तक पहुँचते हैं। 8 नहीं आ रहा होता, उससे कम आ रहा होता 37। अब आपको ऐसा तो नहीं है 27 में आप ले जाकर के उसका विस्तार बिठा देंगे, 27 में तो नहीं है, 37 में। इतना तो हमें क्लियर ही रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। कौन सा विस्तार है ये? अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट। क्या बोलेंगे? पूर्वी। दोनों में क्या लगाना जरूरी है? पूर्वी। चलिए स्टार्ट कर, आगे देखते हैं हम। वो पूछा था एक, इससे सही नहीं। हाँ बना लो, ये बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओगे तो भी सही है, नहीं भी बनाओगे तो आपको नोट्स मिलते हैं ना, नोट्स में सब नोट होता है, ठीक, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। और बहुत शॉर्ट नोट्स मिल रहे होंगे आपको, पूरे चैप्टर के 1.5 पेज 1 पेज। कल आपको कुछ नोट्स मिले थे,
एक पेज में पूरा एनसीईआरटी कवर था, है ना। एक पेज में जितने 6 चैप्टर पढ़ लिए वो सारा कवर था। उसे पेज से करना क्या था, वो फैक्ट थे, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो वाली थी जो हमें पढ़ना ही होती है, जिसको हम सिर्फ ये बोल सकते हैं हाँ हमें रट्टा मारना ही है, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है और 6th क्लास की एनसीईआरटी ने दिया है, तो इतना तो बोलना ही पड़ेगा भाई। 6th क्लास से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यूपीएससी मतलब इतना तो आपसे उम्मीद कर सकती है, ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे। तो फैक्ट इसी तरीके से आप जो भी एनसीईआरटी में फैक्ट मिलते जा रहे हैं उनको लिखते जाएं। और 7th क्लास की एनसीईआरटी से बहुत ही अच्छा आप लोग देखेंगे तो 3rd या 4th चैप्टर से आपका मैपिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो उस मैपिंग को हम 7th क्लास से ही स्टार्ट करेंगे, बस अभी 2 दिन में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आज हम लोग 6 कंप्लीट कर देंगे, 7 पे पहुँचेंगे, 2 चैप्टर के बाद 3rd से शायद स्टार्ट हो रही है, तो 2 दिन के बाद में हम वहाँ पर होंगे। बना लिया क्या? देखो नोट्स तो मिलते ही हैं, लेकिन एक रफ पेज पे बनाते चला करो, ओवरव्यू मिल जाता है। रफ पेज होता है ना आप लोग के पास, सभी के पास, रफ पेज पे अपने आप से कुछ ना कुछ करते चला करो। देखो एक चीज़ होती है बोलने से सब होता है और दूसरा लिखने से यूपीएससी होता है, ठीक है भाई। तो बिना लिखे यूपीएससी नहीं होता है, तो लिखने से होता है। तो लिखा करो, मतलब कुछ नहीं हो रहा है तो मैम जो लिखती जा रही है साथ साथ वही लिखते जाएंगे। कोई पॉइंट छूट गया तो छोड़ दे रहे थे, कोई बात नहीं, रफ कर रहे हैं, नोट्स तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी लिखते चलो, ठीक है ना। मिटा दें अभी, ठीक। अच्छा एक डाउट था, हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर के 2 प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें एक डाउट रह गया था जोग जलप्रपात और कुंजिकट जलप्रपात से लेकर के। आज वो आई नहीं आई, पता नहीं, मुझे शक्ल भी याद नहीं है कैसे थी, अभी एक ही दिन देखा था ना इसलिए याद नहीं है। तो वो कुंजिकट जलप्रपात ही क्या है, इंडिया का सबसे ऊंचा है। हाँ भारत, जोग तो हो जाता है, लेकिन वही है, स्पेशली अगर हम पूरे ईयर का देखते हैं तो जो आयोग ने भी सही माना था, यूपीएससी आयोग ने, वो भी हमारा क्या माना था, जोग हो जाता है बरसात के मौसम में ऊंचा हो जाता है, लेकिन वैसे हम कुंजिकट को मानते हैं। आयोग ने वही माना था, यूपीएससी आयोग ने, जो कि रिसर्च करके पता चला, तो वहीं तक का तो हमें वही मानना पड़ेगा। तो जोग जलप्रपात को भी याद नहीं रखेंगे आप लोग, किसको याद रखेंगे, भारत के सबसे ऊंचे को, कुंजिकट को। और अगर हम विश्व की बात करें कि विश्व में सबसे ऊंचा कौन है, तो अब सभी ने पढ़ा था कौन है, एंजल। कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका में। चलो भाई, कहिए आप लोग हमें बता देना, ठीक है। हम तो जितना कह के जाते हैं कि हम ये कल बताएंगे वो तो हम बता देते हैं, अब आप लोग देखते हैं कितना याद रखते हैं, ये आप कल हमें बता देना, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बताता है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वही बताते चला करो, एनसीईआरटी या तो किसी कोई दे दो, क्योंकि आगे कौन सा पॉइंट है हम कहीं और पहुंच जाएं, लास्ट का समझा कर फिर पीछे आए, फिर वो हो जाता है दिक्कत, ठीक है। भौगोलिक विस्तार की तो बात बाद में करेंगे, 1-2 चीज़ें और देख लेंगे आप लोग। इंडिया का उत्तर से दक्षिण और मतलब पूर्व से पश्चिम जो लंबाई की बात करते हैं वो कितनी है, यहाँ से 1 2 3 4 कितनी है, 32, यहाँ कितनी है, 2 9 3 3, हम करते हैं 3 3 3 3 9 और उसके बाद 2 बार 3 लिया था, ठीक। यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना, 1 2 3 एंड एक बार 4 लिखना, टोटल क्लियर हो गया। किलोमीटर में इस तरीके से याद रख लेना, कोई बात नहीं है। देखो 4 की है, 4 डिजिट की है, ज़्यादा लंबी चौड़ी आपको याद नहीं रखनी, कितने डिजिट की है, 4 डिजिट की है। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 एंड 4, भाई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर कहाँ से, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो उत्तर में हम कहाँ से बात करेंगे, इंदिरा कॉल से। अगर हम कन्याकुमारी तक की बात करते हैं, इंदिरा कॉल से अगर हम कन्याकुमारी तक की बात करते हैं तो इसकी लंबाई होती है 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्या पड़ता है भाई, एक पड़ता है क्यूथू, इधर मिलता है गोरमाथा, इधर क्या है, गोरमाथा, जो कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में गोरमाथा, या फिर आपको कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा गोरमोती, गोरमोती, ठीक है, गोरमाथा। तो वही गोरमाथा से अगर हम अरुणाचल प्रदेश के कहाँ, कीथू तक जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है
केतु और गुजरात का जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है क्या, गोरमाता, वहाँ से अगर वहाँ तक जाते हैं हम पश्चिम से पूर्व, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर याद रखना आप लोग, जैसे भी याद रख सकते हैं वैसे याद रखना। फिलहाल ऐसा फैक्ट पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कभी स्टेटमेंट बना करके दे दें। आजकल सभी को स्टेटमेंट की बहुत पड़ी, यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करने लग गए लोग। नीट के बायो के शायद ही 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आए हों जो पहले आते थे, सारे के सारे स्टेटमेंट वाइज आए हैं। वो भी हम लोग का यूपीएससी तो फिर भी हम पे रहम खाता है थोड़ा, 4 स्टेटमेंट देता है, उन्होंने 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, 6 स्टेटमेंट दिए हुए। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है जो बच्चा पढ़ते ही पढ़ते समझ पीछे वाला भूल जाए कि पीछे क्या था, आगे क्या था, पूछा क्या था, करेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट पूछा था, है ना, कई बार तो ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दिलो, देखो चीज़ें क्या है और भी ज़्यादा कैसी होती जा रही है, महंगी होती जा रही है, समझ रहे हो ना, महंगी का मतलब हार्ड होती जा रही है। अपनी लैंग्वेज में समझे तो महंगी होती जा रही है, अपने क्या है बजट से बाहर जा रही है। तो बजट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत बढ़ा दो, बाकी कुछ नहीं करना। सिर्फ 3200 दिया हुआ है, सिर्फ 2900 दिया हुआ है 6 क्लास की एनसीईआरटी में। नहीं, वो इसलिए दिया हुआ है 6 क्लास की में है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो पूरा डिफाइन करके देता है, ठीक है, पूरा डिफाइन करके देता है, ऐसा नहीं है। 6 क्लास की एनसीईआरटी में, हाँ बता दें आपको कितना दिया हुआ है, 3200 दिया हुआ है। कौन सी वाली लंबाई भाई, ऊपर से उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई दी हुई है वो 3200 किलोमीटर दी हुई है। वो इसलिए कि छोटे बच्चे हैं 6 क्लास के, आप लोग छोटे बच्चे हैं अभी, तो उतना ही याद करेंगे, पॉइंट वाइज और बड़ा चौड़ा नहीं याद कर पाएंगे। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शायद 9th क्लास की एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो सभी को पता होगा इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, 32 87 263, 32 87 263, बताने की जरूरत नहीं थी किलोमीटर में, ठीक है। याद नहीं होता तो ये मेरी वाली का या मेरे वाले का फोन नंबर करके याद कर सकते हो, सही है, तब तो पक्का याद होने वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ 2-3 नंबर कम है, आगे सोच लेना 0 लगा लेंगे, इतने 0 लगा के लगाएंगे, लग जाएगा, उसी को लगेगा, ठीक भाई। आगे बढ़ते हैं, हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं इंडिया के। तो भौगोलिक विस्तार में एक बात बहुत ही ध्यान से सुने, उत्तर में मैंने बता दिया क्या है भाई, सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल है, नीचे हम किसकी बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं। और जिस इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं वो कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। और निकोबार के कौन से द्वीप में पड़ता है, निकोबार के कौन से द्वीप में पड़ता है, ये तो पता होना चाहिए, ग्रेट निकोबार, जिसको हम बृहद निकोबार
2 मिनट के लिए मान लो हिमालय ये है, ठीक है, मानना है सिर्फ। तो यहाँ और यहाँ की जलवायु में फर्क होगा कुछ, अगर हम अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग देखें, सिर्फ अक्षांशीय विस्तार। मैंने देखा कि ये भी हम मान लेते हैं एक बार, ये 10 डिग्री पर है और ये भी 10 डिग्री पर है, जो कि ऐसा है नहीं, 37 तक तो विस्तार है हमारे भारत का, ऐसा नहीं है, मान लेते हैं 10 डिग्री तक है, ये भी 10 डिग्री तक है। अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो मौसमी जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जो कि हमारा हिमालय है वो कैसा है, धनुष आकार का है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आज आपको सेंड करूंगी, आज पढ़ने के बाद में 2 टॉपिक हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन को सेंड कर दूंगी प्रीवियस ईयर के, उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिमालय कैसा है हमारा, धनुष आकार का है। धनुष आकार का होने के चलते एक बात बताओ, ये अक्षांशीय विस्तार इसका नीचे होगा थोड़ा, ये अक्षांशीय विस्तार कैसा होगा, ऊंचा होगा कि नहीं होगा। तो ये अक्षांशीय विस्तार जब नीचा होगा तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, चेंज होगी। यहाँ की जलवायु कैसी होगी, चेंज होगी। दोनों की जलवायु कैसी है, चेंज है। ये ऊंचा ज्यादा है, ये थोड़ा नीचा है, यहाँ ऊंचाई ज्यादा है। ऊंचाई ज्यादा होगी तो आप लोग बताएं बर्फ ज्यादा जमेगी, इधर बर्फ कम जमेगी। ऊंचाई पर जाने पर बर्फ जमती है कि नहीं जमती है, तापमान गिरता है कि नहीं गिरता है, इतनी बात तो सभी को पता है। तापमान जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान गिरता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, नैनीताल जाके ठंड लगती है कि नहीं लगती है, अब तो समझ में आ ही गया होगा, उधर जाना नहीं है, इधर ही आ जाए, ठीक। तो अभी हम ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं ठंड लगना शुरू हो जाती है और ऊंचाई पर जाएंगे बर्फ जमना शुरू हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर ज्यादा बर्फ जमती है, यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा बर्फ जमती है। पश्चिम का जो पॉइंट है इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है और जो पूर्व का पॉइंट है वो उसका सबसे नीचा पॉइंट है। तो यहाँ पर जो पर्वत खड़ा हुआ है इसकी ऊंचाई भी 8,000 से ऊपर वाली है। ऊंचाई कितनी है, 8,000 से ऊपर वाली है। यहाँ की ऊंचाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पर्वत होंगे वो इसकी ऊंचाई तक तो आते आते कम से कम ठीक होंगे, उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बर्फ जमेगी। लेकिन इस पे क्या है, स्टार्टिंग से ही बर्फ जमी हुई है। क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से ही बर्फ जमी हुई है, इसकी वजह से इस पर कोई भी वनस्पति देखने को नहीं मिलती है। जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई वनस्पति नहीं, एकदम नंगा कुछ खड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है भाई, नंगा पर्वत नाम रखा है, याद रखेंगे आप लोग। अब हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की सबसे ऊपर 3 श्रेणियां हैं। भौगोलिक विस्तार अगर हम अपनी इंडिया का देखें तो हिमालय की सबसे ऊपर 3 श्रेणियां क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जाश्मो। उसके बाद हम हिमालय की बात करते हैं, मेन हिमालय। हिमालय हमारा 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। इधर जाकर के तीनों मिल जाती है लगभग, और यहाँ से इसका विस्तार, पश्चिम में इसका विस्तार फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम 3 श्रेणियां किसकी मान रहे हैं, 2 मिनट के लिए आप इसको हिमालय मानेंगे, ठीक है, हिमालय मान लीजिए। ये अपना क्या है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, इसको जो एनसीईआरटी 6 क्लास की है, हिमाद्री जो नाम है ना इसका, वो इसमें बताया हुआ है 6 क्लास की एनसीईआरटी ने। बृहद हिमालय को हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हिमाद्री, बोला करो। बृहद हिमालय को हम क्या बोलेंगे, हिमाद्री भी बोलेंगे। इसको हम आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे आंतरिक क्यों, तो बाह्य होना चाहिए। देखो ये अंदर की साइड ऐसे फोल्ड है, उस तरीके से हम जब बाहर आएंगे तो इस वाले को बाह्य हिमालय बोलेंगे, ठीक है ना। इस वाले को क्या बोलेंगे, बाह्य बोलेंगे। जो अंदर वाला है उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय। क्या बोलेंगे, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का विस्तार अलग अलग जगह पे अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से देखा जाता है। इसी में घाटियां भी देखने को मिलती हैं हमें, दून द्वार की घाटी, वो सब इसी में देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बाद वाले की बात करें, सबसे नीचे वाला जो हिमालय का विस्तार है उसको हम शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शिवालिक। इसी शिवालिक को हम क्या बोलेंगे, बाह्य, बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, दैट मींस बाह्य हिमालय, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई है क्या। इसका पश्चिमी विस्तार आप लोग लिख लेंगे। पश्चिमी विस्तार क्या है, नंगा पर्वत है। और पूर्वी विस्तार की अगर हम बात करें तो पूर्व में एक चोटी बना करके आप छोड़े, ये क्या बोलेंगे, नामचा बर्वा पर्वत। नामचा बर्वा,
लद्दाख, जासन। ये 3 श्रेणियां हैं। काराकोरम पे हमें देखने को मिलता है इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी इसका नाम है K2, गार्डविन आस्टिन भी बोलते हैं, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। जो हमारी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेस्ट, जो हमारी इंडिया में नहीं होकर कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ पर है भाई? नेपाल में। कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसे कैसे इंडिया में बनाया था, इधर देखिए जरा आप लोग, जो हमारा ये हिमालय है इसका विस्तार कुछ इस तरीके से है और ये सिक्किम को छूता हुआ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ इस तरीके से जाकर के और नीचे आ जाता है। और अगर हम देखें तो म्यांमार की और ये भारत की सीमा भी है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो अरुणाचल, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, ये भी किसके भाग है? हिमालय के ही भाग है। और हिमालय का बोला जाता है ये दक्षिणी विस्तार है। कैसा विस्तार है? दक्षिणी विस्तार है। ये इस तरीके से विस्तार होता हुआ आया और बीच बीच में जहाँ जहाँ उठा हुआ दिखता है उसमें हमने द्वीप बनाया और द्वीपों का नाम दिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, बात समझ आई है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा म्यांमार की साइड पड़ता है उसमें म्यांमार में हम अराकान योमा बोलते हैं इसी को। किसको? हिमालय को हम म्यांमार में क्या बोलते हैं? अराकान योमा बोलते हैं। ये इसका पश्चिमी विस्तार माना जाता है, पूर्वी विस्तार माना जाता है, पश्चिमी विस्तार को हम देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? मतलब जो हमारे एवरेस्ट है वो यहाँ पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? यहाँ पड़ते हैं। क्या आप सभी को दिख रहा है? ये नेपाल वाला एरिया है, सभी को दिख रहा है ना? नेपाल वाला एरिया है। बंदरपुच, बद्रीनाथ, कामेट, ठीक है, मकालू, मैसालू, ये सारी जो पड़ेंगी किसमें पड़ती हैं? मोस्ट ऑफ द नेपाल में पड़ती हैं, सबसे ऊंची चोटियाँ। बाकी हम अपने इधर भी देखेंगे, बहुत सारी इसमें भी मिलेंगी हमें। जो ट्रांस हिमालय है इसमें भी 8000 मीटर से ऊंची चोटियाँ मिलती हैं, सारी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जितना बोला है एनसीईआरटी ने हम सिर्फ उतना देखेंगे, ठीक है ना? तो इतनी बात किस किस को समझ में आ गई है? ये हमारा इन्होंने क्या बताया? पर्वत। उसके बाद अगर हम पर्वत में और देखें तो हमारे पास नीचे इन लोगों ने बताया है, एक तो सतपुड़ा बताया, उससे पहले बिंद बताया, बिंद, सतपुड़ा, और एक कौन सा है हमारे नीचे? नीलगिरी के बारे में एनसीईआरटी ने बात की है। सिर्फ इतना ही बताया। एक काम करो भारत, वो वाला जो है ना हमारा फिजिकल, उस मैप को निकालो। ठीक, हिमालय के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ अरावली पड़ता है, दिल्ली में विस्तार में पड़ता है अरावली का, ठीक है। इससे ऊपर बिंद पड़ता है, यहाँ सतपुड़ा पड़ता है, ऊपर से नर्मदा और तापी नदी बहती है। लगाने का भी नहीं है, लग जाएगा, लगाओ। हाँ तो दूर है, लगा दो, लगा दो। नहीं कोई नहीं, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, यही लगा दो, इधर ही लगा दो। हाँ नहीं, यहाँ पर है भारत। ठीक है, इधर देखें आप लोग, ये जो ऐसे पार्ट दिख रहा है आपको, ये हिमालय का है। किसका है? देखिए लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आपको, हिमालय। ये हाँ और ये हाँ तो दिख ही रहा होगा ना, ले यहाँ तक आ रहा है, देखो हिमालय। जम्मू एंड कश्मीर में ही लद्दाख, जाश्कर, काराकोरम, तीनों श्रेणियां दिख रही होंगी आपको। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है? अरे आपको अपने एटलस में देखनी है, अपना एटलस है कि नहीं है? अपनी चीज सबसे बेहतर, अपना निकालोगे। हम सिर्फ लोकेशन बताएंगे, आप अपने में देखते जाओ। हाँ एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जितना भौगोलिक विस्तार आप बता रहे हो उतना एनसीईआरटी में दे रखा है, वही बता रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मिला क्या आप लोगों को? मिल गया होगा। बिंद पर्वत श्रेणी मिल गई होगी कुछ, यहाँ पर देखो सतपुड़ा मिल गया होगा आपको, देखो सतपुड़ा। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में एनसीईआरटी ने बोला है, जो बिल्कुल नीचे मिलेगी आपको, नीलगिरी पहाड़ी जो बिल्कुल नीचे मिलेगी आपको। ठीक है, इतनी चीजें मिली कि नहीं मिली? ये भौगोलिक विस्तार में इतना मिला? अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ तो बोल लिया करो भाई, बोले जा रहे हैं बार बार। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नदियों की तरीके से, हम विस्तार भौगोलिक विस्तार दे देते हैं इंडिया का। नदियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने सिंधु की बात की है। लिसन,
सिंधु की बात की है और सिंधु के बाद इन्होंने पंचतंत्र को दिखाया है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ब्यास को छोड़ दिया है क्योंकि ब्यास पंचतंत्र में नहीं आता है। जब बंटवारा हुआ है 3-3 का पानी का, तब हम पाकिस्तान और इंडिया में, तब हम ब्यास को भी लेते हैं। लेकिन पंचतंत्र में कौन कौन आएगा? सिंधु, देखिए इधर, ठीक है भाई, ऐसे देखो। अब ये सिंधु मिलेगी आप लोग को देखने को, सिंधु, ठीक है ना। झेलम इधर ही मिल जाती है, वैसे नहीं उधर बन जा रही है, आप लोग देखते चलना फिलहाल। झेलम, चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद सतलज में आकर के तीनों मिलती हैं। सतलज, बीच में एक और है जो हम बाद में पढ़ेंगे, उसको हम ब्यास नदी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्यास नदी बोलते हैं। और ये ब्यास, और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में, जब थोड़ा सा आगे आगे बढ़ेंगे, अभी हम उस लेवल पे ही पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 3-3 नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र के हिसाब से जल को बांट दिया गया है। जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब का जल 80% कौन यूज करता है? भारत या पाकिस्तान? सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% जल कौन यूज करता है? भारत या पाकिस्तान? पाकिस्तान। जो सिंधु नदी है ना, वो मेन नदी का जो जल यूज करता है वो पाकिस्तान 80% करता है, और अपन लोग कितना करते हैं भाई? 20%। लेकिन मायूस नहीं होना है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए इधर सिंधु, झेलम, चिनाब के बाद रावी, ब्यास, सतलज आती है। रावी, ब्यास, सतलज का हम 80% यूज करते हैं, और पाकिस्तान कितना यूज करता है? ठीक है, यहाँ पे 80 कर रहा था और यहाँ पे 20, तो इसके पास भी 100% पहुंच गया और हमारे पास भी 100% आ गया, ठीक है ना। तब हम देखते हैं वहां पर जाकर के सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक, इस तरीके से। तो 3 ऊपर वाली ले लेते हैं, पाकिस्तान को दे देते हैं 80%, 20% में हम लोग अपना काम चला लेते हैं। 3 जो हम नीचे वाली की बात करते हैं, उसमें हम 80% ले लेते हैं और भारत को मतलब पाकिस्तान को कितना दे देते हैं? 20% दे देते हैं। ये बात हुई हमारी नदियों में। सिर्फ किधर साइड की नदियां हैं? ये पश्चिम साइड की, पश्चिम साइड की नदियां हैं, और ये पठानकोट में जाकर के मतलब मिलती हैं। अपना जल कहाँ गिराती है भाई? कहाँ गिराएंगी? अरब सागर में, अरब सागर में ही गिराएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। एक बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना है यूपीएससी का क्वेश्चन, जो हमने लास्ट सेशन में भी एक बार इसको डिस्कस किया था। क्वेश्चन था कि कौन कौन सी नदियां किस में मिलने के बाद अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, ऐसा क्वेश्चन था। सभी ने क्या किया? जो सिंधु नदी है सबको सिंधु में गिरा दिया, जबकि सारी नदियां सिंधु में जाकर के नहीं मिलती हैं। सिर्फ सतलज नदी है जो सिंधु में जाकर के मिलती है, और सतलज नदी किस किस को साथ लेकर जाती है, वो सारी चीजें आपको मैपिंग से आएगी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग एक बार जब मैपिंग देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी में, इसी एनसीईआरटी में 6th क्लास की में, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नदी किसको साथ लेकर जा रही है और किस में जाकर के मिल रही है, तो किस किस को साथ लेकर मिल रही है। दिख रहा है क्या? एनसीईआरटी सबके पास है कि नहीं है? है ना? ठीक, नहीं है तो कोई बात। सुनो अभी मेरी बात, ये क्या था हमारा? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज देख ली हमने। अब हम इधर की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से एक नदी हमारे यहाँ पे प्रवेश करती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नदी है? क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की गाज बनाती है ये अरुणाचल प्रदेश में, एक गाज बनाती है। क्या नाम है गाज का? देहंग गाज, ठीक है। क्या नाम है? देहंग गाज। तो जब नदियों के हिसाब से हम हिमालय का क्या देखते हैं? विस्तार देखते हैं। तो सिडनी बुराक ने इसका विस्तार बताया है नदियों के आधार पर, तो हम उसको देखेंगे आगे जाकर। तो वो क्या बताया है उन्होंने? पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है इसका, सिंधु गार्ज से देहंग गार्ज तक है। कहाँ तक है? सिंधु गार्ज से देहंग गार्ज तक है। सिंधु गार्ज कहाँ पड़ेगी हमारी? जम्मू एंड कश्मीर। और देहंग गार्ज कहाँ पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश। और हम देखते हैं जो हमारा हिमालय है उसका विस्तार भी कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। उसके बाद वो क्या करता है? दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, और दक्षिणवर्ती मोड़ लेने के बाद वो अराकान योमा कहलाता है, म्यांमार का पर्वत बन जाता है, और नीचे आकर के जो उसका विस्तार दिखता है उसको हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। बस इतनी सी ही बात थी। क्लियर है बात? हाँ हाँ बिल्कुल बता देंगे। अभी इस वाली में नहीं है, 6th क्लास में नहीं है, ठीक है। 6th क्लास में नहीं है, वो हम आगे जैसे ही आएगी वो शायद 9th क्लास में, सिडनी बुराक के अकॉर्डिंग 9th क्लास में, ठीक है ना। तो उसको हम बात करेंगे बाद में। बाकी भारत तुम पूछ रहे
ठीक है ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम उतना नहीं लेके चले। ठीक, तो हम आगे पूछ लेना बता देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर हम एक नदी पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ नहीं देखो यहाँ देखो, हमने यहाँ देखी यहाँ कौन से पढ़ेंगे भाई, इस तरीके से दक्षिणवर्ती घोड़ देश की हुई रियासत में आती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। उसके बाद हमने जो एनसीईआरटी में आपने दिखाई हुई है, एक नदी दिखाई हुई है नर्मदा जो कि यहाँ पे, और दूसरी दिखाई हुई है तापी, इसी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दिखाई हुई है जो आपको दिख रही होगी। देखिए जरा ध्यान से, क्या दिख रही है, दिख रही है। जब भी दो नदी घाटियों के बीच में कोई पर्वत आ जाता है हम इसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। कौन सा पर्वत बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो भ्रंशोद पर्वत। कौन सा पर्वत, भ्रंशोद पर्वत। 2 दिन पहले हमने भ्रंशोद पर्वत की बात की थी। कौन कौन से पर्वत, 3 प्रकार के पर्वत होते हैं हमारे पास। कौन कौन से पर्वत होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोद पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो ये भ्रंशोद पर्वत है हमारा। भ्रंशोद पर्वत है कौन सा, सतपुड़ा, और एकमात्र पर्वत है इंडिया में जो भ्रंशोद पर्वत है। ठीक है, एकमात्र पर्वत है इंडिया में जो भ्रंशोद पर्वत है। तो इसके ऊपर एक नदी दिखाई गई है, कौन सी भाई, नर्मदा, और नीचे एक नदी दिखाई गई है, कौन सी, तापी। दोनों में जो कहाँ पड़ती है, खंबात की खाड़ी में पड़ती है। कहाँ, खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। बाकी की चीजें आगे देखेंगे कहाँ कौन क्या कब बसा हुआ है। उसके बाद एक नदी की बात की गई है, महानदी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इतनी नदियों की बात की गई है आपके एनसीईआरटी में। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। इधर साइड में मिल रही होंगी आपको, कौन से घाट पे, पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट पर जो अपना मुहाना बनाती है उसमें हमें कौन सी मिलेगी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जो पश्चिमी घाट में अपना मुहाना बना रही है उसमें 2 नदियां लोगों ने दिखाई है, कौन सी, नर्मदा एंड तापी। क्या इतनी बात सबको समझ में आई है, ठीक है, वेरी गुड। अगर आ गई है तो अच्छी बात है। छोटी छोटी बातें सुन लो जो हमारे इंडिया में सभी को पता होती हैं। हमारा इंडिया जो कि सेकंड जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है, जो कि बहुत दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जो हम फर्स्ट होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, वो दिन दूर नहीं है जो हम फर्स्ट रैंक लाने वाले हैं, चीन को पछाड़ कर। कम से कम किसी चीज़ में तो अच्छा काम कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि में कहाँ है भाई, दूसरे नंबर पर है, जल्दी ही फर्स्ट पे आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो मानक समय रेखा सभी को पता है इंडिया की, पहले भी बता चुके हैं, इसे नहीं बता। मानक समय रेखा, इंडिया की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री। आपको सभी को पता है हम मानक समय रेखा क्यों डिफाइन कर, मतलब करते हैं। 7th क्लास के एनसीईआरटी में वैसे आएगा अभी, लेकिन फिर भी बता देते हैं। एक तो होता है हमारे पास स्थानीय समय, दूसरा हमारे पास क्या होता है, मानक समय। स्थानीय समय क्या होता है, स्थानीय समय क्या होता है, सारे जगह का समय अलग अलग होता है। स्थानीय समय क्या होता है, हर एक प्लेस का समय क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि स्थानीय समय की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम हो रहा होगा, गुजरात में यहाँ पर अलग टाइम हो रहा होगा, ठीक है। स्थानीय समय है। स्थानीय समय के हिसाब से कुछ ऐसा अभी तो नहीं देखा जाता है, पुराने लोग बोला जाता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो स्थानीय समय से ही टाइम का अनुमान लगाते थे। क्या करते थे, सुबह मतलब सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय वो देखते थे कि परछाई सबसे लंबी होती है, और जब परछाई दिख ही नहीं रही होती है, जस्ट हमारे पैरों पे पड़ रही होती है, तो वो बोलते थे कि 12 बज रहे हैं। कितना बज रहा है, 12 बज रहे हैं। और थोड़ी सी परछाई आगे पीछे होती थी। दोपहर के समय परछाई थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। दोपहर के समय परछाई कैसी होती है, छोटी होती है। तो दोपहर के समय जैसे जैसे परछाई बढ़ती थी उस हिसाब से वो घंटे का अनुमान लगाते थे कि अभी 1 बज गया होगा, 2 बज गए होंगे। और जब 12 बजते थे तो वो ये कहते थे कि परछाई बिल्कुल नहीं दिखती है, अपने पैरों में होती है। ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब आप धूप में, बहुत तेज धूप में दोपहर के समय खड़े होते हैं तो आपकी परछाई नहीं बन रही होती है। इस तरीके से आपने देखा होगा परछाई नहीं बन रही होती है, आपके पैरों में ही परछाई सिमट कर रह जाती है। कई बार ऐसे शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे, या हो सकता है आपके घर में भी ऐसा हुआ हो, छोटे बच्चे परछाई को देख करके भागते हैं, लेकिन परछाई है जो पीछा छोड़ेगी नहीं। देखा है कि नहीं देखा है, ऐसा होता है कई बार। छोटे बच्चों को परछाई दिखी और वो भाग रहे हैं, और फिर देखते हैं, फिर भाग रहे हैं, लेकिन परछाई क्या है, पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो तो एक समय के बाद ही जाएगी। ये स्थानीय समय के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, स्थानीय समय। मानक समय क्या होता है, हम बहुत अगर देश का जो है विस्तार, जैसा जैसा देशांतरीय विस्तार है उसके समय से, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मानक समय मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, ये एक तरीके से बोला जाता है जैसे कि ट्रेन अरुणाचल प्रदेश से चली और कहाँ आना है, उनको गुजरात आना है। तो गुजरात में आकर के अगर वो उधर से चले थे 8 बजे और गुजरात में आकर के भी 8 बजे हैं, तो वो कहेंगे भाई हम गुजरात कैसे आ गए, 2 घंटे अगर लगे उन्हें, तो वो गुजरात कैसे आ गए। तो इधर आकर के समय क्या हो रहा है, देर में सूर्य उदय होता है, उधर क्या होता है, सूर्यास्त, सूर्य उदय थोड़ा जल्दी हो जाता है, 2 घंटे पहले हो जाता है। तो मानक समय मान लिया जाता है अगर देशांतरीय विस्तार किसी
देश का बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कई सारे मानक समय भी होते हैं। जैसे कि हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया के मानक समय कितने हैं? 11 हैं। और अगर हम कनाडा और यूएसए की बात करते हैं तो इनके मानक समय 5-5 हैं शायद, ठीक है ना। 5-5 मानक समय यूएसए और कनाडा के लिए गए हैं, क्योंकि इनका क्या है, विस्तार बहुत ज़्यादा है। जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, अपना इंडिया ये है बहुत ही प्यारा सा, यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को, ये अपना इंडिया है जिस पर ये देशांतरीय विस्तार ये है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार यही तो होता है, ऐसे करके जो बनाते हैं, ठीक है ना। जो हमारे कैसे लॉन्गिट्यूड जो हमारी लाइन्स होती है उनको हम देशांतरीय विस्तार बोलते हैं। तो ये देशांतरीय विस्तार इतना सा है, तो हमने भारत में एक मानक समय मान लिया है बीचों बीच, ठीक है ना। देशांतरीय विस्तार के बीचों बीच में माना जाता है 82.5 का मानक है। अब हम देख रहे हैं रशिया भाई कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, इसका एक देशांतरीय विस्तार रखेंगे तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। रशिया का एक देशांतरीय विस्तार रखेंगे तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें देशांतरीय विस्तार कितने माने हैं? 11 देशांतरीय विस्तार। कितने? 11 हमने मानक समय मान लिया है देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग, 11 मानक समय। उसके बाद हम कनाडा देखते हैं, देखिए जरा पहले, और ये यूएसए देखते हैं, देखिए यूएसए रास्ते में फैला हुआ है, यहाँ पे भी है यूएसए और फिर यूएसए, दैट मींस यहाँ पे यूएसए मान सकते हैं और ये हमारा कनाडा है। तो इसमें जो हमने मानक समय माने हैं वो 5-5 माने हैं। कितने हैं? 5-5 मानक समय माने हैं। ये देश क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से मानक समय को मान सकते हैं। कुछ समय पहले ऐसे न्यूज़ में चल रहा था कि अपने इंडिया में भी 2 मानक समय बना दिए जाएंगे, लेकिन अभी शायद वो पता नहीं न्यूज़ कहाँ गई, था कुछ टाइम पहले ऐसा ज़रूर था कि 2 मानक समय बना दिए जाएंगे, ऐसा हो रहा था। लेकिन अभी फिलहाल एक ही चल रहा है। अपना को एक ही याद रखना है, मानक समय जो कि हमारा 82.5 है, और 82.5 देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। यही याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी ने यही वर्ड लिखा है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, यही लिखा है एनसीईआरटी ने, यही आप लोग याद रखेंगे। क्लियर हुई बात? हाँ, जाना है? कहाँ जाना है? अच्छा ड्यूटी है, अच्छा नाम बताते जाइए, प्रेजेंट लगा दीजिए। ज्ञानेंद्र, रोल नंबर याद है क्या? फर्स्ट डे है, ठीक है, मोस्ट वेलकम। नहीं, आपको सिर्फ नहीं याद रखना है, ठीक, उतना ही याद रखना है। इसके क्वेश्चन आंसर में भी मिलेगा यही क्वेश्चन, तो आपको वैसे ही देखना है। जाना है? कहाँ जाना है? ठीक है, नाम बताओ। सफलता। सफलता, कुछ रोल नंबर है? नमस्ते। सफलता और ज्ञानेंद्र, देखो एक को सफलता मिली है, दूसरे को ज्ञान, तो दोनों याद रखेंगे आप लोग, बाद में बता देना मुझे, ठीक। ज्ञान से ही क्या मिलती है हमें? सफलता मिलती है, दोनों याद रखना, मेरे को बता देना, ये अगर मैं भूल जाऊँ, इसलिए मैंने लिंक कर दिया है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखेंगे, अगर हम इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो पड़ोसी देशों में हम लोग को सबको पता है, वैसे एक बार हम फिर भी बात कर लेंगे। बचपन में मैंने क्या किया था? एमबीए किया था, बचपन एमबीए। तो ये बचपन में क्या किया था? एमबीए किया था। कोई बचपन में एमबीए करता है क्या? लेकिन हमने बचपन में ही एमबीए कर लिया था। तो बी, अगर हम इधर देखें तो याद नहीं रहे किसी को, तो उसके लिए वैसे तो अपने ये एक बार देखते हैं, अपने दिमाग में एकदम फिट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर अपन देखते हैं, इधर कौन है भाई? ये सभी को पता ही है, ठीक, परेशान करता रहता। ऊपर अगर हम देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है हमारा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कौन सा है? ये वाला पार्ट है। इसमें हम देखते हैं ये यहाँ पर कौन सा लगेगा? अफगानिस्तान लगता है, ठीक है, अफगानिस्तान, ये देखो यहाँ से ये लग रहा है, ठीक है ना, अफगानिस्तान लगता है। उसके बाद इधर देखते हैं अपन, तो ये एक बैठा हुआ है, इधर से हमें परेशान करते रहते हैं, कौन है? चीन, चाइना, ठीक है ना, तो चाइना। उसके बाद ये तिब्बत, अभी तो हमारा चाइना ही है, सब चाइना। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम नेपाल
एक सीमा रेखा है जिसको हम शून्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। बाकी चीजें भी बता देती वैसे। चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक सीमा रेखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन बोलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ये। रेड क्लिफ बोलते हैं। कब खींची थी? किसने खींची थी? रेड क्लिफ ने खींची थी। कब? बंटवारा हुआ था बिल्कुल उसी दिन। कौन से दिन हुआ था बंटवारा? 15 को खींची गई थी, 15 अगस्त 1947। इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, इतना तो याद ही रखेंगे हम लोग, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह से हमारी सीमा लग रही है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को हम डूरंट रेखा बोलते हैं, ये सभी को पता है। इतनी बात क्या किसी को क्लियर नहीं हुई है? हो गई है, ठीक। तो ये तो हमारा तो क्या था भाई, पड़ोसी देश थे। और पड़ोसी देशों के साथ आपने क्या किया? थोड़ा सा बंटवारा देख लिया। एक चीज और याद रखेंगे, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, ऐसा पूछा जाता है, 3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं या 2 देशों के साथ सीमा लगाते हैं। सिक्किम एक मात्र नहीं है, हम सिक्किम के बारे में बता रहे हैं। सिक्किम कहाँ से सीमा लगाएगा? देखो, एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान और एक तरफ चाइना। चीन, नेपाल, भूटान, देखो देख पा रहे हैं क्या आप सिक्किम की लोकेशन? ये है ना, तो ये भूटान, इधर क्या है? नेपाल, और क्या है? चाइना, चीन। उसके बाद दूसरा कौन सा पड़ता है जो हमारा 3 देशों से सीमा लगाता हो? त्रिपुरा तो अभी बताया है कि मैं पश्चिम बंगाल। देखो जरा कहाँ से? पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगाना है, कहाँ लगाना है? नेपाल से लगाना है, यहाँ लगाना है, भूटान से लगाना है। कहाँ से लगाएगा? देखो यहाँ से बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और भी कोई है? जम्मू एंड कश्मीर, एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। क्लियर हुई बात? मैपिंग थोड़ी सी कर लेंगे घर पे जाकर, और इस सबको अपना एक पेज पे, छोटे से पेज पे लिख लेंगे। लिख जरूर लिया करो, ठीक है ना। जो भी मिल रहा है उसको लिख लो। लिखते हुए चलो, आगे बढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लिखी हुई चीज़ें मैंने जो दिमाग लगाया है और ध्यान दिया है, मतलब जिस तरीके से लिखा जाए, आप अगर किसी भी चीज़ को 2 से 3 बार लिख लेते हैं तो वो आपके दिमाग से जाती नहीं है, वो घर कर लेती है, वहीं बैठ जाती है। ऐसी कई सारी घटनाएं हमारी लाइफ में होती रहती है जिसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, वो कभी हमारे माइंड से निकलती नहीं है, ठीक है। चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए, चाहे उससे बुरा कितना भी हो जाए, चाहे उससे अच्छा कितना भी हो जाए, लेकिन वो हमारे दिमाग में रहती ही रहती है, क्योंकि हम ज़्यादा सोच लेते हैं। जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। जैसे कि कुंचिकल जलप्रपात था, और जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैं सपने में उसको देख रही थी, लिटरली बता रही हूँ। तो मैं, मम्मी मेरे को आवाज़ दे रही है, तो मैं कह रही हूँ मम्मी कुंजी कट। मम्मी जब उठाया तो मम्मी कह रही क्या कुंजी कट कह रही थी तुम? मैंने कहा जब मैं सुबह देख रही थी, तो पक्का मैं जाने वाली हूँ कुंजी कट देखने के लिए। मतलब कहते हैं सुबह का सपना क्या होता है, सच होता है, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, है ना, मौका मिलेगा तो फिर जाएंगे। बताएंगे वाली बात नहीं कह रहे थे हम यहाँ पे, मौका मिलेगा तो फिर जाएंगे, ऐसी वाली बात बोल रहे थे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने तट रेखा की भी बात पहले कर ली थी। तट रेखा कितनी है? हाँ, तो लद्दाख और वो हो गया जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। पॉइंट्स भी नोटेड। हाँ, यही बात तो याद ही नहीं थी। अब लद्दाख हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया है, तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला 2 से सीमा लगाएगा, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान, ठीक है ना। और अब हमारी बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख एक से सीमा लगाएगा जो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ऐसा दिख रहा है? अफगानिस्तान, अरे उसमें छोड़ो ना, बहुत ऊंचा है, इसमें वो डिफाइन नहीं किया गया है। ये अपना लद्दाख वाला क्षेत्र बना है और ये अपना जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र बना है। तो ये पाकिस्तान, आई थिंक इधर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में सीमा लगाना चाहिए, वही तो बोले। और लद्दाख जो है हमारा चाइना से सीमा लगाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो बना है वो उस तरीके से देखेंगे। एक पॉइंट हाँ चेंज होना चाहिए भाई, पुराना पॉइंट याद नहीं रखेंगे, वो पुराना पॉइंट लाइन ऑफ कंट्रोल कोई अलग है, मैप में
LAC जो कि हमारा चाइना का कब्जा, चाइना कहता है ये हमारा चीन है, सी है चीन वाला, तो वो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, चीन और इंडिया की जिसको हम लाइन बोलते हैं, ठीक, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया और अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलेंगे आप लोग, अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा बोलेंगे आप, इंडिया और चीन की सीमा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अलग है और उधर जाकर जम्मू एंड कश्मीर में LAC है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में चीन के साथ कौन सी है, LAC है, और अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ कौन सी है भाई, मैकमोहन है। तो दो रेखाएं आपको याद रखनी है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रह गया है, 1 मिनट देख लेने दो बस, कुछ रह गया होगा तो पक्का बोलेंगे। गोदावरी कृष्णा कावेरी सब पढ़ा लिया, हाँ रह गया ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहलाता है, ये रह गया था। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के एक डेल्टा बनाती है, पहले ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है, और लास्ट नाम इनका जमुना होता है, जो कि इसमें नहीं है। आप लोग बस थोड़ा सा मतलब ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पर जाकर के मिलती है और अपना जल कहाँ गिराती है, कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में जहाँ पे ये अपना जल गिराती है वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा का नाम क्या रखा गया है, सुंदरबन डेल्टा, और बोला जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा होता क्या है, सबसे पहली बात तो डेल्टा के बारे में कोई बता सकता है, चलो बिल्कुल सही है। देखो नदियाँ जो कि अपने कहाँ से बहकर आ रही हैं, ज्यादातर ग्लेशियरों से निकल रही हैं, ऊंचे मतलब स्थानों से निकल रही हैं, ढाल वाले स्थानों से निकल रही हैं। जब भी नदियाँ ढाल में होती हैं तो क्या करती हैं, बहुत ही तेज मतलब धार से चल रही होती हैं, और क्या बना रही होती है, घाटी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, घाटी का निर्माण करती हैं। और जब भी वो क्या करती है, समतल सपाट मैदान पर आ जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, बहुत ही धीमा बहना शुरू कर देती हैं, और धीमा बहने के साथ साथ वो क्या करती है, एक तो चाप झील का निर्माण भी करती हैं। तो अगर समतल पे बह रहा है पानी, आप लोग देखते हैं जब पानी डालते हैं हम लोग समतल पे डालते हैं तो वो आराम आराम से जाता है, कोई भगाने वाला थोड़ी है पीछे से उसको। अब हम ऐसे करके पानी डालते हैं कि एक बूंद भी रुकता है नहीं, और एक सीधी लाइन से चला जाता है, कहीं पे नहीं रुकता है। इस तरीके से देखा जाता है जब समतल ये सपाट मैदान पर हमारी नदियाँ आती हैं और अपने साथ जितना भी निक्षेप लेके आई हैं, निक्षेपण लेके आई हैं, मतलब काट के अपर्दन कहीं से करके लेके आती हैं, और धीरे धीरे वितरिकाओं में फैल जाती हैं। कैसे फैल जाएंगी, मतलब नदी का पानी कभी एक तो मुख्य नदी मान लेते हैं ये थी, उसके बाद ये क्या है कि आ गई समतल सपाट मैदान पे आ गई है, तो ये क्या होगी, एक वितरिका इधर फैल गई है, एक इधर चली जाती है, इसी से और वितरिकाएं निकल जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नदियाँ बन जाती हैं, ठीक, इस तरीके से नदियाँ बन जाती है, डेल्टा बना देती है। तो जो भी अपने साथ अपर्दन करके लेके आई थी, निक्षेपों का क्या करती हैं, अलग अलग जगह पे, यहाँ अलग अलग जगह पे क्या कर देती है, निक्षेप कर देती है, अपने साथ लाए हुए मलबे का निक्षेप करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। इनको हम वितरिकाएं बोलते हैं, जो ये फैल जाती हैं अलग अलग छोटी छोटी नदियों में, इनको हम क्या बोलेंगे, वितरिकाएं बोलते हैं। जो निक्षेप ये जमा करती है उसको हम डेल्टा बोलते हैं, और सुंदरबन डेल्टा तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 7th क्लास के NCERT में बिल्कुल सेम अच्छी तरीके से समझा रखा है, हम वहाँ पे चलेंगे तो उस तरीके से बात भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये था अपना डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा था ये अपना, ठीक है। अब हमने देखा सबसे पहले पर्वतों को देखा, ध्यान से देखिए जरा फटाफट से, पर्वत देखे हमने, सबसे पहले हमने क्या देखा, हिमालय देखा, फिर हमने क्या देखा, बिंदु देखा, सतपुड़ा देखा, उसके बाद हमने नीलगिरी देखा, नीलगिरी ये हमने क्या देखा, पर्वत का उत्तर से दक्षिण के क्रम में। हम नदियों की अगर बात करें तो नदियाँ देखेंगे आप लोग, नदियाँ उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो पहले से हमने क्या देखा, सिंधु नदी तंत्र देख लिया है, सिंधु जिसमें हमने देखा सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास नहीं देखी अभी हमने, रावी, सतलज, और उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, सतलज हो गया। उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र देखी, गंगा देखी। हाँ एक चीज बता दूं आपको, गंगा नदी जो है अपनी, ये जो उत्तर का मैदान है, गंगा नदी यहाँ पर बहती है, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अभी सिर्फ इतनी बात करेंगे। वैसे गंगा नदी का जो मतलब बनावट है वो बहुत ही यूनिक है, कई सारी नदियों से मिलकर आगे जाकर के अपना गंगा नाम मिलता है, तो वो सब नहीं देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे गंगा की बात हुई है, दूसरी नदी इसी के सहायक नदी यमुना की भी बात हुई है, जो हमारे NCERT में हुई है। तो गंगा
लिखा था अभी तक। चलो इतनी बात तो हमारी क्लियर हुई। किसी को कोई डाउट है इसमें? कई बार लिख लिया है, याद रहना चाहिए आपको सीक्वेंस से, कोई भी चीज़ रट्टा नहीं माननी है। आप ध्यान से अगर मैपिंग करते चलेंगे तो आपको चीज़ें याद होती चलेंगी, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं थी इसमें। ठीक है, ठीक है। बाकी हमने अरावली के बारे में पहले बात की थी, जो बिंद और सतपुड़ा के बिंद के उत्तर में पड़ेगा अरावली। कौन सा पर्वत है भाई? कैसा पर्वत है, किस टाइप का? बलित पर्वत है, और बलित पर्वत है, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन है। दूसरी बात हम पूछ रहे थे कौन सा माउंटेन है? फोल्डेड। और क्या था? विश्व का सबसे पुराना है, विश्व का सबसे पुराना। चलिए कुछ रह गया है? एक और भौगोलिक विस्तार देखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं देखेंगे, प्रॉमिस टू यू, ठीक है ना। देखो ऊपर हमने हिमालय देखा है सभी ने। हिमालय के जब हम दक्षिण में आते हैं तो हम मैदान देखते हैं, इसको हम उत्तर का मैदान बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? उत्तर का मैदान। तो हिमालय सबसे पहले हम देखेंगे, हिमालय मैदानी क्षेत्र। उसके बाद हम कौन सा देखते हैं? प्रायद्वीपीय पठार, दैट मींस पठारी क्षेत्र। उसके बाद हम देखते हैं तटीय मैदान, तो दैट मींस तटीय मैदान। हम देखते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, दैट मींस ये पश्चिम पूर्वी घाट, ये वाला पश्चिमी घाट। अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, पश्चिम तट और पूर्वी तट। अब ये हो गया पश्चिमी तट और पूर्वी तट। ये वाला हमारा तट हो जाएगा कौन सा? पूर्वी। ये वाला हमारा तट हो जाएगा कौन सा? पश्चिमी। ये बीच के जो भाग बचा है इसको हम मैदान बोलते हैं। ये हमारा पूर्वी मैदान होता है और ये हमारा पश्चिमी मैदान होता है। किसी को कोई दिक्कत? घाट और तट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तट मतलब तट वाला क्षेत्र होता है, मतलब जो वाटर लेवल है जिसमें, ठीक है ना, मतलब पानी के किनारे वाला क्षेत्र, ये तट कहलाएगा। ये पश्चिमी तट है, ये तट है। और जहाँ से हमने यहाँ से लाइन लगाई है, ये क्या है? पश्चिमी घाट है, ये घाट है, ठीक है ना। क्या है भाई? घाट है। तो ये पूर्वी घाट है और ये पूर्वी क्या है भाई? तट है, ठीक। पूर्वी तट है और पूर्वी घाट है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। 7th क्लास में भी इसमें चीज़ें समझाई गई हैं कि पूर्वी घाट पर बारिश, अगर वर्षा की बात करते हैं तो पश्चिमी तट पर वर्षा होती है, कि पश्चिम के अगर हम बात करें पूर्वी ढाल पर वर्षा होती है। क्वेश्चन भी बना था, पश्चिमी तट पर वर्षा होगी या पश्चिमी, ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा होगी। कहाँ वर्षा होगी? पश्चिमी तट पर वर्षा होगी। जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? पश्चिमी तट पर होती है। वर्षा का चीज़ें हम 7th क्लास की सेकंड चैप्टर से ही पढ़ते चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जो 6 में हम पढ़ा चुके हैं वही दिया हुआ है। तो ये हमारा पूरा एक चैप्टर था, हमारा देश जो कि कौन सा है? भारत है। बाकी हमने बात की अंडमान और निकोबार तक की बात की थी। अंडमान और निकोबार में एक चीज़ जो 10 डिग्री चैनल है उसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है उसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये अंडमान के द्वीप है जिसमें मैंने ग्रीन गोला किया हुआ है, ये निकोबार के द्वीप है जिसको मैंने ये ग्रीन गोला किया हुआ है। अब ये बीच का जो पार्ट है इसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। शायद ये कुछ सामान्य विस्तार में देखा मतलब बचा हो। आप लोग देखेंगे आपके एनसीईआरटी में से कुछ भी नहीं बचा होगा, सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत आप लोग को बताया ये वाला हमारा क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। प्रायद्वीपीय क्यों है? प्रायद्वीप पेनिनसुला जिसको हम बोलते हैं। पेनिनसुला किसको बोलते हैं भाई? ये आपको पता होना चाहिए। जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ भूभाग होता है, भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं जल का 3 ओर से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? जल का, देखो ये क्या था? ये स्थल मंडल का 3 ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग था। स्थल मंडल का 3 ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है, जिसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। अब जल का 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? खाड़ी, गल्फ। बिल्कुल सही था, गल्फ भी सही है, खाड़ी भी सही है।
ये पहली 2-4 चीज़ें मैंने देखी है इंग्लिश में जो डू होती हैं, अदरवाइज तो हिंदी के नाम बहुत सारे होते हैं। देखो अपन लोग सही है, सब हिंदी वाले हैं, जरा इधर समझेंगे। इधर देखिए, अपने के बंगाल की खाड़ी, इधर कच्छ की खाड़ी है, बात की खाड़ी, सब खाड़ी खाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है अपना को। यहाँ पे जब बंगाल की खाड़ी देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल, और जब कच्छ की खाड़ी और खुंबार की खाड़ी देखते हैं तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खुंबार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कच्छ एंड वे, मतलब गल्फ एंड वे? दोनों खाड़ी हैं, अपना लोग को कोई टेंशन नहीं लेनी है। कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो उसकी टेंशन है भाई। ये जरा देख के आएंगे आप लोग, वैसे कुछ है नहीं। ये खाड़ी होती है जो 3 ओर से बड़ा भूभाग जल से घिरा हुआ है, मतलब भूभाग से घिरा हुआ है, उसको हम बे बोल देते हैं। और जो सरकरा भाग होता है, सरकरा, और 3 ओर से किससे भूभाग से घिरा हुआ है जल का भाग, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गल्फ बोलेंगे। हिंदी में सबको खाड़ी बोलते हैं। आप सब लोग मुबारक हो आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम इसके क्वेश्चंस करने हैं क्या? क्वेश्चंस करने हैं तो एनसीईआरटी खोल लें हम। 1 मिनट, आप सभी लोग एनसीईआरटी खोल लीजिए अपनी। आप सभी को पहले भी बताया, किसी के पास एनसीईआरटी नहीं है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। क्या करना है? सिर्फ एनसीईआरटी को डाउनलोड करना है और बस पढ़ते चलना है। लास्ट में आ जाइए फटाफट से। एक ही चैप्टर हो पाता है, मुश्किल हो जाता है। 2 चैप्टर मुश्किल। भारत को लास्ट में बताया है हमने, ये भारत को कितने भौतिक मतलब भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए। तो 4 भौतिक विभाजन है। कौन से 4 भौतिक विभाजन है? कौन कौन से? हिमालय, पर्वतीय भाग जो हिमालय, उसके बाद मैदानी भाग, उसके बाद तट और एक प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है ना? प्रायद्वीपीय और तट। तट कौन से? पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। स्थलीय सीमा की बात हुई है, कितने देशों से जुड़ी है? 7 से, उनके नाम लिखिए। बचपन में ही एमबीए जो किया था वो आपको पूरा लिखना है, ठीक है भाई? बचपन में एमबीए। आइए बात कर लेते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर अपना चाइना पे आ जाएंगे। चाइना के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश। आगे घूम के चलिए अब वापस आइए उत्तर प्रदेश में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो अभी बताया भाई, अरब सागर में कौन गिरेंगी? नर्मदा और तापी। बीच में कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। कैसा पर्वत? ब्रह्मपुत्र, जिसको हम ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, ठीक है ना? ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट देखो, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम है? किसको नहीं पता है? सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? ये बात नहीं बताइए, अभी बता देंगे, आप लोग बताएं फिलहाल। चंडीगढ़ 2 की है। चंडीगढ़ जो राजधानी है वो 2 की, मतलब किसकी है? एक तो किसकी है भाई? हरियाणा की है, दूसरी पंजाब की है। अब अगर हम राज्यों की बात करें तो वापस से आ जाए, पहले कितने हो गए थे हमारे पास? 29 राज्य। अभी हम वापस से किस पे आ गए? 28 पे। 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या गिना सकता है कोई? चलिए ऊपर से करते हैं स्टार्ट। हाँ बताएं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे कर लेते हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ थर्ड वन। हाँ कैसी बातें कर रहे हो भाई? चंडीगढ़। उसके बाद दिल्ली, वेरी गुड। नेक्स्ट दादर और नागर हवेली, इधर आ जाओ, है ना? दमन एंड द्वीप। कौन सी? दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। हाँ दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। हाँ आगे बढ़िए। लक्षद्वीप, वेरी गुड। पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार। आ गए अपना लोग 8 पे। चलिए वापस आइए उत्तर प्रदेश में। ये हमारे थे। उसके बाद हमने एक कॉमन राजधानी है, सबकी राजधानी एक कॉमन है। राजधानियाँ करवा देंगे किसी से, टेंशन ना लो, इनकी भी करा देंगे। अगर आप लोग, हम लोग इतने ही गरीब हैं तो इनकी राजधानी अभी कर ही लेंगे, है ना? वैसे तो आनी चाहिए। अब बहुत ही गरीबी है अगर अपने लोग के पास, तो फिर इनकी भी करेंगे। बाकी हम लोग देख सकते हैं। ऊपर से आइए जरा, एक ही बार में देखते हुए चल रहे हैं। सबसे ऊपर हमारे पास कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है?
श्रीनगर, वेरी गुड। उसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली, दादर और नागर हवेली की सिलवासा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े पांडुचेरी के, देखो दादर और नागर हवेली की सिलवासा ही है। हवेली में सिलवट्टा होता है, मैंने ऐसे याद कराया था पिछली बार भी। हवेली में सिलवट्टा हो, मतलब सिलवट्टा तो सभी लोग जानते हैं, चलो उसको भी क्लियर कर देंगे अगर ऐसा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कितने नंबर पे पहुंच गए थे, तो लक्षद्वीप पे आ जाएं। लक्षद्वीप कावरत्ती, ठीक है। अंडमान और निकोबार पोर्ट ब्लेयर, सभी को पता होगी। पुडुचेरी की पुदुचेरी है, पांडुचेरी की पुदुचेरी है, नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है लिखने में। पांडुचेरी की पुदुचेरी, और पांडुचेरी हमारा 4 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में फैला हुआ हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग देखेंगे अलग अलग, ठीक, मिलेंगे, बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों, ये भी बात बताएंगे। पहले वैसे समझा चुके हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ रह जाता है। लक्षद्वीप आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भाग को क्या कहा जाएगा? शिवालिक। इसमें लगे हुए हैं आंसर, आपको मतलब सही आंसर लगाना है। उसके बाद सह्याद्री अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमें बताया था सह्याद्री, सह्याद्री पश्चिमी घाट। देखो एक तो हमने बताया आपको हिमाद्री, हिमाद्री किसको बोलते हैं? हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं या फिर बृहद हिमालय भी बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। सह्याद्री की बात आएगी तो पश्चिमी घाट जो है हमारा इंडिया का पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। पहले वैसे सब कुछ बता चुके हैं, अगर नहीं बताया होगा तो देखो इधर देखो, ये अपने हाथ पकड़ के रखा हुआ है, सबको दिख रहा है। अगर हमने हाथ छोड़ा तो ये कहाँ जाएगा? समुद्र में नहीं जाएगा, ये स्थल है। अपन लोग को ऐसे लगता है इसे छोड़ देंगे तो समुद्र में चला जाएगा। अरे समुद्र में नहीं जाएगा, ये समुद्र से ही तो उठा हुआ है, ठीक है ना भाई? तो ये क्या है? श्रीलंका। यहाँ पे पाक जल संधि बनती है, ठीक है? पाक जल संधि के द्वारा हमें क्या है? श्रीलंका और इंडिया क्या है? जुड़ा हुआ है। जल संधि मतलब जल का सरकरा भाग, ऐसा सरकरा भाग जो दो जो बड़े जल के भाग होते हैं उनको जोड़ता है, उसको हम जल संधि बोलते हैं। ये किसको किसको जोड़ता है? इधर क्या होता है? बंगाल की खाड़ी, इधर क्या होता है? हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ने वाली संधि को हम क्या बोलेंगे? पाक जल संधि बोलेंगे। बस इतना भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन है? ये तो बता ही सकते हैं। अरब सागर में कौन है? अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान और निकोबार है। देखेंगे तो बता देंगे। भारत की सबसे पुरानी
पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, सबको बताया था। भारत का क्षेत्रफल लगभग है, सबके जबान पे आना चाहिए, जो चुप करके बैठे हैं ना उनको रट्टा मारना पड़ेगा। अभी बोलेंगे साथ साथ इनके तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। 32 87 263, 32 87 263। क्या बोलने में जा रहा है आपको? कुछ नहीं जा रहा। आगे देखो, महान हिमालय को क्या कहते हैं? और बृहद हिमालय, महान हिमालय को बृहद हिमालय। जो बृहद हिमालय ना उसके बहुत सारे नाम मिलेंगे, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं इसको, महान हिमालय मतलब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये बताने की जरूरत हमें नहीं लग रही थी तो हमने नहीं बताया। राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। आप लोग याद रखेंगे, सबसे बड़ा कौन? राजस्थान। सबसे छोटा कौन? गोवा। ये भैया हमको 6th क्लास का समझ रहे हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमें नहीं लगता ये आपको बताने की जरूरत है, और इतनी गरीबी है अगर तो हमें बता देना, हम ये भी बताएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी, ठीक है, ये रेखा चित्र, मानचित्र, ये सब कुछ नहीं करना है आपको, बस क्लियर है, इतना ही था। तो यही था आज का सेशन, और दूसरा नहीं हो पाएगा। एक ही एक चैप्टर को हम कवर अप करते चलेंगे, शायद एक और दिन लगेगा और हमारा 6th क्लास कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज सुन लें इंपॉर्टेंट, जिसको हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। 6th क्लास तक के नोट्स आपको मिलेंगे, 7th क्लास के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। 6th क्लास के नोट इसलिए मिल रहे थे कि आपको पता चल जाए कि नोट्स को बनाना कैसे है, और सब कुछ अगर हम ही करेंगे तो आप क्या करेंगे? तो हमें ही बनना चाहिए IAS ऑफिसर, है ना। आपका क्या काम? जब सारा काम हम कर रहे हैं तो पोस्ट भी हमारी, रुतबा भी हमारा, धन भी हमारा, है ना। आपका कुछ भी नहीं। अब देखिए, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। 7th क्लास के 1 से 2 चैप्टर के नोट्स हम आपको दे देंगे, ताकि आपको लग जाए कि भाई हाँ, इस तरीके से नोट्स को आपको बनाते चलना है। देन आप लोग अपना नोट्स खुद से कवर अप करेंगे। आपको अपना नोट्स बनाना है। हो सकता है मैं जो नोट्स बना रही हूँ 1 पेज में कंप्लीट तो करके दे रही हूँ, लेकिन आपको लगता हो इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी थी, कुछ और चीज़ें नहीं ऐड करनी थी, क्योंकि हर इंसान का नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया ताकि आपको लगे कि हाँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्या हमें नोट करना होती है। ठीक है, 6th क्लास का कंप्लीट नोट्स मिला है आपको, और कंप्लीट मिलेगा। 2 चैप्टर जो रह गए, आज का भी हम डाल देंगे और कल का भी हम डालेंगे। उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है? 7th क्लास से नोट्स बनाने हैं, और नोट्स अपने अपने बनाते जाएं और पढ़ते जाएं। ठीक है भाई, थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। पेन दे दो।